हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का पार्ट नंबर 2, है ना। तो संविधान का पार्ट 1 हमने कर दिया, आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। संविधान के पार्ट 1 में हमने छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। पार्ट 1 मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, वो हमने जिक्र किया था। क्या है अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी भूमि को भारत में मिला लो। विदेशी राज्य अगर विदेशी देश या कोई भी देश का टुकड़ा अगर हमारे भारत में मिलना चाहे तो उसे आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 के तहत मिला लीजिए। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो मिलाया है आपने, जो भारत के राज्य है, उनकी सीमा में, उनके नाम में, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन आप कर सकते हैं उस राज्य के बिना परमिशन से। ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रहे हैं, 2 और 3 का जब प्रयोग होता है तो इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 के अंदर रखा गया है उसमें राष्ट्रपति का साइन बहुत जरूरी होता है ना। तो इनको 2 और 3 को बाहर रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है। ठीक है। तो ये हमने 4 पढ़ लिए। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का जिक्र इसमें किया गया है ना। नागरिकता का जिक्र इसमें किया गया है। सबसे पहले नागरिकता का जो जिक्र किया था वो अरस्तु ने किया था। ठीक है। तो किसी भी देश की जो है 3 प्रकार की नागरिकता हो सकती है। देखेंगे, हम बहुत ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी नागरिकता हो सकती है। पहला होता है पर्सन, दूसरा होता है सिटीजन और तीसरा होता है माइनॉरिटी। पहले कुछ हम 3 टर्मोलॉजी समझ लेते हैं क्योंकि नागरिकता हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट हमें ये नॉर्मल जो वर्ड है ये पता होना चाहिए। पर्सन क्या होता है? पर्सन का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति बाहर से, विदेश से अगर हमारे यहाँ घूमने आए, ताजमहल देखने आए, तो वो नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन किसी भी बड़ी पोस्ट पर नहीं जा सकता है और ना ही वो यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और ना ही वो आधार कार्ड धारक होता है ना। दूसरा हमने बोला कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि वो सिटीजनशिप कि वो भारत का ही नागरिक है, भारत में ही रहता है, भारत में ही पैदा हुआ है, उसे सभी नागरिक, उसे सभी कानून का अधिकार है या उसे सभी अधिकार मिले हुए हैं जो एक सिटीजन को मिलना चाहिए, है ना। तीसरा होता है माइनॉरिटी। ये भी भारतीय है, ये भी भारत के नागरिक कहलाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक कहते हैं। कहीं कहीं पर भारत में ही मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो कहीं कहीं पर यहाँ हिंदू भी अल्पसंख्यक में आते हैं, जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो मैं आपको 3 शर्त दूंगा, उन 3 शर्तों में से अगर एक भी शर्त अगर आप मानते हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। चलिए आते हैं कौन से 3 पॉइंट है। पहला, अनुच्छेद 5, उसका जन्म भारत में हुआ अगर है, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। एक पॉइंट। दूसरा है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा, संविधान लागू होने से 5 वर्ष से पहले से वह यहाँ रह रहा हो। ठीक है। इन तीनों बातों में से अगर कोई भी एक बात अगर आप फॉलो करते हो तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमारी आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारे भारत के ही लोग विदेशों में आंदोलन कर रहे थे, तो क्या वो भारत के नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो इसलिए 3 पॉइंट हमने रखे हैं। और जो विदेश के थे वो भारत में रह रहे थे, तो क्या वो भारत के नागरिक कहलाएंगे? जैसे एनी बेसेंट जी थी, एनी बेसेंट ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, मतलब ऐसा कोई इन पे आरोप नहीं है देशद्रोही का, मतलब देश से बहुत प्यार करती है। वैसे ये देश की नहीं है, भारत की नहीं है, ये आयरलैंड की है, इनको भी नागरिकता दी गई है ना। तो चलिए, है ना, इन तीनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो, या तो आपका जन्म ही भारत में हुआ, या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या आप संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से रह रहे हो। संविधान लागू कब हुआ था भारत में? तो 26 कब लागू हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ था। तो 1945
या उससे पहले से आप रह रहे हो, ऐसा नहीं है 1947 से आप रह रहे हो, नहीं, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से अगर आप रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना। उससे पहले तो आप रह रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, उससे पहले से अगर आप रह रहे हो तो, ठीक है। दूसरा ये कहता है हमारा अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 कहता है जो पाकिस्तान से आए हैं उनको आप नागरिकता दे दो, जो पाकिस्तान से आए हैं उनको नागरिकता दे दो, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान और भारत में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले गए थे, है ना, जा रहे थे, या कुछ लोग वहाँ से यहाँ आ रहे थे पाकिस्तान से, तो बोला गया है इस अनुच्छेद 6 में कि वहाँ से अगर कोई लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको भी आप नागरिकता दे दो अनुच्छेद 6 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि 6 देख लेते हैं पहले, है ना। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोग, मतलब पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दे दो। लेकिन क्या हो रहा था कि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। तो भारत सरकार ने एक परमिट डेट लागू की है 19 जुलाई 1948, ये परमिट डेट थी। इससे पहले जो लोग आ गए उनके लिए कोई परमिट वाली डेट अप्लाई नहीं होती थी, उनके लिए कोई झंझट नहीं है ना, डायरेक्ट आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस डेट के बाद आप आते हो तो आपको परमिट वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। परमिट रूल ये कहता था कि अगर पाकिस्तान से आप आए हो तो 6 महीने आप रहिए, वहाँ के अधिकारी से आप लिखवा के लाते थे परमिट बनवा के कि हम अब भारत जा रहे हैं, तो फिर उसे 6 महीना भारत में रहने के बाद उसे नागरिकता भारत की दे दी जाएगी, ठीक है। फिर उसका अनुच्छेद 7 आवा, अनुच्छेद 7 ये कहता है जो गलती से भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और जब पाकिस्तान रहे, उन्होंने सोचा कि अब देश बंटवारा हो रहा है तो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, गलती से चले गए, और फिर जब उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का तो शाम को वापस लौट के आ गए, तो फिर वो अनुच्छेद 7 के तहत उनको भी बोला गया इनको भी आप भारत की नागरिकता दे दो। कहते हैं ना कि सुबह गलती से, सुबह गुस्से में निकला हुआ आदमी जब गलती का एहसास दिन में करके शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं, भटका हुआ कहते हैं, ठीक है। तो भटक गया था, फिर से शाम को आ गया, तो वो हमारे ही है, पराया नहीं है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं। अनुच्छेद 7 में ये भी कहा था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चला गया था उसके बाद अगर वो वापस लौट के आ रहा है तो उसे वापस से आप दे दीजिए, है ना। ये देखिए अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चला गया और फिर भारत आ जाए तो 6 महीने के बाद उसे नागरिकता दे दीजिए। अनुच्छेद 8 की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भारत के बाहर रह रहा हो, है ना, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि कोई व्यक्ति भारत का ही है पर भारत के बाहर जॉब करने गया, वहीं रहने लग गया, अब उसकी संतान वहां पर हो गई तो फिर उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि वो बंदा जो है उसके माता पिता बच्चे के भारत के, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि भारत के राजदूत अपने देश को रिप्रेजेंट करते अलग अलग कंट्री में रहते, वो वहीं पे हैं, वहीं उनकी फैमिली रहती, बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं, तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट वहां कर रहे हैं, ओरिजिन भारत के, ठीक है। तो अनुच्छेद 8, कोई भारत के बाहर रह रहा है पर वो भारत का है तो उसके बच्चे को जन्म अगर विदेश में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, है ना। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का है और भारत से विदेश चला गया, वहां रह रहा है ना, और उसने भारत की मतलब वहां की नागरिकता ले ली, विदेश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही कहता है कि अनुच्छेद 9, कोई व्यक्ति भारत का हो पर विदेश में रहता है और उसने वहां की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 कहता है आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम या कोई अन्यथा वर्क ना करे, तो आपकी बनी रहेगी। जैसे मान लिया जाए कि भाई भारत का कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति आया और अमेरिका का राष्ट्रपति आया, आपने उसके मुंह पर उसको गाली बिक दी, तो गलत है ना, क्योंकि आप भारत एक देश है, एक घर है, उसमें रह रहे हैं, आप सब भी लोग हैं। जब विदेश से कोई मेहमान अगर यहाँ आता है, अगर उसमें से कोई भी अगर एक गलत काम करता है तो पूरे देश को मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए हम कह देते हैं कि आप हमारे देश के नहीं हो, तो उसकी नागरिकता उससे छिन सकती है ना। तो नागरिकता छिन सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि जब आपके घर में कोई मेहमान आए हैं
उस समय अगर एक कोई भी गलत काम कर दे तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, घर की इमेज खराब हो जाती है ना। तो उसी तरह से उसकी नागरिकता मतलब खत्म की जा सकती है, खत्म कर देते हैं उसकी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये फिर हम ये कह सकते हैं जैसे भारत चाइना के बीच युद्ध चल रहा है और आप बोल रहे हैं चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, तो आप तो मतलब हो ही नहीं है ना, मतलब रहते भारत में और चाइना जिंदाबाद कर रहे हो, तो इस कैटेगरी में मतलब आपकी नागरिकता रद्द की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है, देखिए संविधान वालों ने जब संविधान बनाया था तो वो बना के चले गए थे उन्होंने, अच्छा ये उस समय इतना वो नहीं था, कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि इस नागरिकता संशोधन में आप आगे सुधार करें। तो ये जो जिम्मेदारी संसद को दी थी, संसद को बोला गया था कि नागरिकता संबंधी कानून आप बनाए, और संसद में भी गृह मंत्रालय को ये पावर है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए। जैसे अभी सीए आया था, एनआरसी आया था, ये कौन बनाता है? गृह मंत्रालय को अधिकार है, गृह मंत्रालय को पावर है वो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। ठीक है, तो ये आपने 11 आर्टिकल हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो 11 आर्टिकल हमने पढ़ लिए, कंप्लीट हो गए। शॉर्ट रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता, जन्म से नागरिकता। प्रारंभ से मतलब ये होता है कि आपका संविधान लागू होने से 5 साल पहले, और जन्म से मतलब आपका बर्थ भी भारत में हुआ, इसके आधार पर 5, है ना। अनुच्छेद 6 कहता है जो पाकिस्तान चला गया और भारत में आया है उसे भी नागरिकता दे दो। अनुच्छेद 7 कहता है जो पाकिस्तान चला गया था गलती से और उसे जब एहसास हुआ अपने घर का तो वापस लौट आया तो उसे भी नागरिकता दे दो। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले के बच्चे को, जो विदेशों में रहते हैं उनके बच्चे विदेश में हुए तो उनको भी नागरिकता आप दे दो। अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? देखिए, जो विदेश में रहता है उसने विदेश की नागरिकता ले ली है तो उसे उसकी नागरिकता भारत में खत्म हो जाएगी, है ना। जो विदेश में रहता है, जो विदेश में रहता है और उसने विदेश की नागरिकता ले ली है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला है नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि कोई देशद्रोही काम ना करे। अनुच्छेद 10 में क्या गया है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम ना करें। ठीक है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है भारत में संसद को है और संसद में गृह मंत्रालय को है। बहुत बार कानून बने भी हैं। सबसे पहला नागरिकता से संबंधित कानून 1955 में बना, 1986 में बना, 1982 में बना, 2003 में बना और 2015 में बना और 2019 में बना। बहुत बार अमेंडमेंट भी हुए। कैसे अमेंडमेंट हुए वो अपन देखेंगे। आप भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ले सकते हैं और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता को त्याग सकते, छोड़ सकते, है ना। तो वो कौन कौन सी है? वो 5 प्रकार की ये नागरिकता हम देखेंगे। देखिए भाई, भारत की नागरिकता आपसे छिन जाए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नागरिकता, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आप बिल्कुल भारत में रहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो कुछ अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। जैसे आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आप वोटिंग नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप सरकारी एग्जाम नहीं दे सकते, आप बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते, आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आपके पास वोटर आईडी नहीं होगा। कुछ कानून हैं जो आपसे छीन लिए जाएंगे। बाकी आपको भारत में पूरा रहने का स्वतंत्र है, आप कहीं भी रह सकते हैं, है ना। स्वतंत्र है, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं। आपको कोई मारेगा भी नहीं, अगर आपको कोई मारेगा तो उसे कानून सजा देगा, है ना। ठीक है, तो आप किस तरह से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब आया था? 1955 में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम आया था। ये क्या कहता है? नागरिकता लेने की बात कर रहे हैं, है ना। 1955 के हिसाब से 5 प्रकार से आप नागरिकता भारत की ले सकते हैं। पहले जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर 1955 में जब ये आया तो उस समय बोला गया था, नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में आया था, उस समय बोला गया था
कि आप भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर ले सकते हैं। ये बहुत बकवास था, बहुत बकवास था, कोई मतलब का नहीं था। आप सुनेंगे तो आप अभी जब एनालिसिस हम करना चालू करेंगे आपको लगेगा बहुत बेकार था। ठीक है, जन्म के आधार पर जैसे मान लिया जाए कि कोई बाहर से विदेश की महिला आई घूमने और वो 15-20 दिन रुकी और मान लिया जाए उसका यहाँ बच्चा हो गया है विदेश की। हमारा संविधान तो कहता है अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। गलत है ये, है ना, 15 दिन में। अब इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होने लगा। क्या मिसयूज होने लगा देखते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए अब इन्होंने कहा कि भाई कि नागरिकता जन्म के आधार पर है, तो जन्म के आधार पर अगर नागरिकता है तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता मतलब कोई विदेश से घूमने आया, उसके बच्चे यहाँ पर पैदा हो गया तो भारत का नागरिक हो गया, है ना। ताजमहल देखने आई, 10 दिन रुकी, बच्चा हो गया, भारत का नागरिक बन गया वो, है ना। अब इसमें भारत सरकार की बहुत 31 साल बाद मतलब 1986 में नींद खुली। फिर उन्होंने अमेंडमेंट किया। उन्होंने किया कि 1986 में अमेंडमेंट हुआ कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अगर किसी का बच्चा भारत में होता है तो उसका या तो माता या पिता भारतीय होना चाहिए, तभी वो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसका बहुत मिसयूज होने लगा। जैसे कैसे, क्या होता है, पाकिस्तान वाले लोग पढ़ने के लिए, उस समय की बात बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर में आ जाते थे, गलत तरीके से एंट्री मार देते पढ़ने के बहाने, और यहाँ पर प्यार हो जाता था किसी लड़की से, आए थे पढ़ने, स्टूडेंट बन के बन गए बाप। अब भारत तो नागरिकता देगा ही देगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो तो जम्मू कश्मीर की है, तो उसे तो नागरिकता देना पड़ेगा। अब वो बड़ा हुआ आतंकवादी बन गया, समझ रहे हो बात को। तो आया था वो पढ़ने, बन गया बाप। तो जब भारत सरकार की फिर से नींद खुली, नहीं ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। तो फिर उन्होंने 2003 में फिर से उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि माता और पिता दोनों की आईडी वैलिड होना चाहिए। कोई एक भारत का होगा चलेगा, लेकिन आईडी दोनों की वैलिड होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। अब वो स्टूडेंट बन के आया था, बाप बन गया, तो गलत तरीके से आया हो, है ना। तो दोनों ही वैलिड आईडी होना चाहिए और दोनों में से कोई एक भारत का होना चाहिए। चलिए आगे हम करते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अगर कोई माता पिता है, उनका लड़का है, लड़के का अगर वंश का पता करना है तो वंश हमें बाप से मिलता है। 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि अगर आपको वंश चाहिए तो वंश पिताजी से मिलता है। लेकिन इसका बहुत विरोध किया लोगों ने, बहुत महिलाओं ने विरोध किया, बोला बाप से ही वंश क्यों, हमारा संविधान तो कहता है कि लड़का और लड़की दोनों समान है, तो फिर वंश बाप से ही क्यों मांगा जाएगा। बात भी सही है भाई, जब लड़का लड़की हमारे संविधान में समान रूप से देखा जाएगा तो फिर वंश माता से क्यों नहीं मांगा जाएगा, है ना। जैसे आप देख लीजिए कि अभी उस हिसाब से यहाँ पर सानिया मिर्जा की शादी जो है पाकिस्तान के शोएब मलिक से हुई है। अब उसका लड़के को तो हम नागरिकता नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वंश तो बाप से मांगा जाएगा और बाप तो उसका पाकिस्तानी है, बाप तो उसका पाकिस्तानी है। तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया और उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में। तो फाइनली उसका जो रिजल्ट आया वो 1992 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया है कि वंश हम माता या पिता किसी से भी ले सकते हैं, है ना। वंश हम माता या पिता किसी से भी ले सकते हैं। तो फिर अब जैसे करीना कपूर की शादी जो है, आपको पता ही होगा, करीना कपूर की शादी सैफ अली खान से हुई। इनका बच्चा जो इंग्लैंड में पैदा हुआ, अब इनको इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ लेकिन इनके माँ बाप भारत के हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इंग्लैंड में पैदा हुआ तो यहाँ जन्म उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भारत के हैं। समझ गए? चलिए अगला आता है हमारा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे आप बाहर से यहाँ नौकरी करने आए, आपको भारत बहुत अच्छा लगने लगा, आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, आपने शादी कर ली, आपका घर यहीं बस गया, आप यहीं रहने लग गए, है ना। अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ की नागरिकता लेना चाहिए, तो यहाँ नागरिकता लेने के लिए आपको 7 साल रहना पड़ेगा। पहले ये 6 महीने था, फिर 5 साल हुआ, अब 7 साल हो गया। तो 7 साल रहेंगे तो नागरिकता
अब ये नहीं है कि 7 साल रहने के बाद आपको नागरिकता मिल ही जाएगी। 7 साल बाद आप उस लायक हो जाएंगे कि आप अप्लाई करेंगे नागरिकता के लिए। जैसे आप कहते होंगे कि आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन हर बंदा ग्रेजुएशन वाला आईएएस बन जाए, है ना, समझ गए। अप्लाई आप कर सकते हैं आईएएस के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है आप आईएएस बन जाए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 7 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा, फिर आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, आपका पूरा बायोडाटा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला होता है देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? नेचुरलाइजेशन, मतलब आप पूरी तरह से ढल चुके हैं, आप भारत में रह रहे हैं, आपने शादी भी नहीं की, आपको किसी से प्यार भी नहीं हुआ, लेकिन आप कोई एक फील्ड में बहुत अच्छे माहिर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप कलाकार सिंगर हो, कोई भी एक, मतलब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप भारत की एक लैंग्वेज को भी जानते हो, आपने शादी नहीं की यहाँ पर, ना ही आप यहाँ पर किसी से प्यार हुआ, लेकिन आप किसी न किसी फील्ड में बहुत माहिर हो, आपको एक भाषा बहुत अच्छे से आती है, आपको भारत जम गया, आप भारत में रहना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा। 10 साल में हर आदमी कोई भी हो, देखिए 10 साल ये समझ लीजिए कि 10 साल में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से आप एक्सेप्ट कर लेंगे 10 साल में। 10 साल के बाद आप मतलब पंजीकरण, मतलब 10 साल बाद आप यहाँ पर देशीकरण की तरह, देशीकरण मतलब बिल्कुल देसी तरीके से हम यहाँ नागरिक बन गए, ठीक है। तो 10 साल बाद आप अप्लाई करेंगे, आपको नागरिकता मिल भी सकती है, नहीं भी, आपकी बायोग्राफी पर, आपको बायोडाटा पर, आपका बैकग्राउंड क्या है, इसके आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। अगला है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब ये, जैसे आपने पता होगा कि भाई सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, सिक्किम एक अलग ही देश था, सिक्किम एक अलग ही देश था। 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके ये सह राज्य बना था। क्योंकि देखिए आपको इसकी कहानी कुछ मैंने इससे पहले वीडियो में बताई है कि तिब्बत जो है एक अलग स्वतंत्र देश था, तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया, सिक्किम डर गया कहीं ऐसा ना हो कि अब हम पे कब्जा कर ले, तो सिक्किम 35वां संविधान संशोधन करके हमारे यहाँ सह राज्य बना था, ठीक है, 1974 में। फिर उसे जब 1 साल रहने के बाद ऐसा लगा कि भारत तो हमारी तरह है, तो फिर इसने 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके भारत का 22वां राज्य 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अब जब सिक्किम की भूमि हमारे पास आ गई, तो सिक्किम में रहने वाले लोगों हमारे हो गए, इसका मतलब वो भारत के नागरिक हो गए। तो जब हम कोई भूमि अर्जित कर लेते हैं और उस भूमि पर रहने वाले लोगों को हम नागरिकता देंगे, तो अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता देंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अर्जित भूमि का दे दिया, सिक्किम हमारा, है ना, क्योंकि वो भी एक तरह से हमने अर्जित किया उसे। चलिए, तो अब आप ये समझ गए कि भारत की नागरिकता हम 5 प्रकार से ले सकते हैं। भारत की नागरिकता 3 प्रकार से छोड़ भी सकते हैं। देखिए 3 तरीका कौन सा है। पहला है त्याग कर, अब हम भारत छोड़कर विदेश चले गए, वही रहने लग गए, हमने भारत की नागरिकता त्याग दी, तो त्याग कर भी हम कर सकते हैं। दूसरा बर्खास्त, बर्खास्त मतलब ये होता है जब कोई मान लिया जाए विदेश से, अमेरिका से राष्ट्रपति जी आए और हमारे यहाँ किसी बंदे ने उन्हीं के मुंह पर उनको गाली बक दी, तो इतना बेवकूफ काम किया, उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। समझ गए, बर्खास्त, कुछ ऐसे कर्म कर दो कि आपकी नागरिकता अपने आप बर्खास्त कर देंगे। बर्खास्त करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको पूरा हक है भारत में रहने का, सब जगह घूमिए, आप ना तो भारत के हैं ना विदेश के हैं, आपको कुछ हक आपसे छीन लिए जाएंगे। आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आपके पास वोटर कार्ड नहीं होगा, आप बड़े एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आप बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप चुनाव में अपना मतदान नहीं कर सकते, है ना।
चलिए अगला है वंचित। वंचित का मतलब क्या होता है? जब आपने वंचित का मतलब ये होता है कि आपने नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, फर्जी तरीके से कर दिया, और जब पाया है कि ये फर्जी तरीके से इसने नागरिकता के लिए अप्लाई किया और नागरिकता ले ली इसने, तो फिर उसकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा। फर्जी तरीके से नागरिकता लेना, और जब हमने देखा कि फर्जी तरीके से, तो उसकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे वंचित का मतलब क्या हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब तो पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया था। संविधान का 80% भाग हम विदेशों से लेके आए हैं। संविधान निर्माताओं ने 15% संविधान अपने उससे बनाया है। भारत का संविधान लिखित रूप से विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी क्लास है ना, आज हमने नागरिकता का पहली नज़र में ही, एक नज़र में ही ख़त्म कर दिया। आप इसको बार बार देखिएगा जब तक ये समझ में ना आ जाए। अगला वीडियो फिर से हम बहुत जल्दी लाएंगे। आप मुझे प्यार दीजिए इस वीडियो में। अगर आपको वाकई में मेरी बातें, मेरे क्लास समझ में आ रही हो, तो कृपया करके कमेंट भी करें, मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। इसी आधार पर मुझे अगर आपका फीडबैक मिलता है तो मैं आगे बनाऊंगा। वैसे आपने पहले पार्ट में बहुत प्यार दिया, बहुत। अभी तक के सारे वीडियो में मेरा सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो संविधान का रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो भी बहुत वायरल करेंगे और इसे पसंद भी करेंगे, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार भी करेंगे। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।